हम कक्षा 12 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे। जैसा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रकरण कोई नया नहीं आपके लिए है, तो हम वेरी बिगनिंग यानी कक्षा 6 से लेकर कम से कम 11 तक आपने अध्ययन किया होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले डिफिनेशन के रूप में सामान्य शब्दों में यदि अभिव्यक्त करें कि डायरेक्ट स्पीच वह होता है यानी वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को, वक्ता द्वारा कही गई बातों को जब हम ज्यों का त्यों लिखते हैं तो वह आपका डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज पॉइंट, राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू सी द पिक्चर। इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में आप देखेंगे कि ये जो इधर का पार्ट है वह इन्वर्टेड कामा में यानी जैसा राम ने कहा था, व्हाट एवर ही सेड, उसको हमने ज्यों का त्यों लिखा, यानी कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, जो भी है उसी के शब्द है। एक चीज और आपको बता दें, और इनडायरेक्ट स्पीच की अगर परिभाषा की बात करें तो इनडायरेक्ट में यह होता है जो वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों ना कहकर केवल उसका भावार्थ प्रकट करते हैं, केवल उसके कहने का आशय क्या था जब बताते हैं, तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है। आगे किसी भी डायरेक्ट स्पीच को, डायरेक्ट नरेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक पार्ट जिसको आप रिपोर्टिंग वर्ब, और जो दूसरा पार्ट होता है वह रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब वाला ये जो आउट ऑफ इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला जो पार्ट होता है, यानी जो पहला है, हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि पहला ही होगा, कभी कभी कुछ सेंटेंस में उलट करके भी आता है, हाई स्कूल लेवल पर इस प्रकार की परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि पहला ही रिपोर्टिंग वर्ब होगा, लेकिन यह मानना है कि जो आउट ऑफ इन्वर्टेड कामा वाला पोर्शन है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और जो इन्वर्टेड कामा के भीतर का जो सेंटेंस होगा वह आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा। अब आते हैं सामान्य नियम पर। सामान्य नियम की चर्चा करने में सबसे पहले जनरल रूल जो सब जगह अप्लाई होगा सामान्य नियम में कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त सबसे पहले कामा, इन्वर्टेड कामा को रिमूव करते हैं, हटाते हैं। उसके बाद जो नंबर 2 पर आएगा, बीच में किसी उचित कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। उचित कंजंक्शन जनरली अगर कहा जाए तो दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो भी सारे परिवर्तन हैं उसको करते हैं। तो हम परिवर्तन को एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं रूल फॉर चेंज ऑफ टेंसेज। रूल फॉर चेंज ऑफ टेंसेज। सबसे पहले इस नियम पर चलते हैं कि रूल फॉर चेंज ऑफ टेंसेज। तो दो चीज केवल आपको याद करना है। नंबर 1 की अगर चर्चा करें, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को मैंने पहले परिभाषित किया है। रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर परिवर्तन करेंगे तो सबसे पहला जो नियम होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या ध्यान देना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, टेंस आप जानते ही होंगे, तो यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते वक्त कहीं कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। एग्जाम्पल आप जानते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम सेज, जो ध्यान इधर देना है, या सपोज करें अगर दूसरा एग्जाम्पल होता राम विल से, ये दिया है रिपोर्टिंग वर्ब होगा यानी प्रेजेंट और फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कहीं कोई परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन यदि कल्पना करें कि वह रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है
तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त निम्नलिखित परिवर्तन करने होंगे। नोट करें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होंगे। यदि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। परिवर्तन करने के बाद पास्ट इंडेफिनिट में परिवर्तित होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बराबर पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस अगर होगा तो पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। का एक्सेप्शन में 4 चीजें होंगी। यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी यदि 4 चीजें आवे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल और केवल दैट के माध्यम से हम जोड़ते हैं। जैसे पहला होगा यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा होगा हैबिचुअल फैक्ट, तीसरा हिस्टोरिकल फैक्ट और इवेंट, और लास्ट में है प्रोबल। यूनिवर्सल ट्रूथ, स्क्रीनशॉट आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ को। यूनिवर्सल ट्रूथ को हिंदी में सार्वभौम सत्य कहते हैं। सामान्य भाषा में अगर परिभाषित करें तो जिसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया हो, जिसको पूरी दुनिया मानती हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एग्जाम्पल लें, द सन इज राउंड, पृथ्वी अगर एग्जाम्पल है द अर्थ इज राउंड, तो यह फैक्ट पूरी दुनिया को मान्य है। दूसरे में हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट का मतलब होता है कोई आदत संबंधी तथ्य, लेकिन इसमें यह जरूर आपको याद करना होगा कि हैबिचुअल फैक्ट पूरे स्पीशीज की होगी, पूरे प्रजाति की होगी, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष की या जंतु विशेष की। वह सब पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आता है द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, यानी कुत्ता, तो केवल एक कुत्ता नहीं भौंकता है, पूरे के पूरे उसकी जितनी प्रजाति होती है वह किसी भी अजनबी व्यक्ति को देख करके भौंकते हैं। तीसरे में हिस्टोरिकल फैक्ट, कोई भी घटना, कोई ऐतिहासिक घटना। बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इतिहास में जिसको सब है, जैसे प्रथम विश्व युद्ध को ले लें 1914 से 1919 तक, या जो भी जितने भी एग्जाम्पल आपको लें। और लास्ट में है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब कोई कहावत। कहावत का मतलब यह होता है, जैसे अंग्रेजी में है माइट इज राइट, हिंदी अगर कहें जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो माइट इज राइट उसको जब आप जोड़ेंगे यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ले जाएंगे तो माइट इज राइट ही होगा, ना कि माइट वाज राइट। हाँ, लेट अस कम टू द अनदर पॉइंट। दूसरे पॉइंट की चर्चा करेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहें। अगला है रूल फॉर चेंज ऑफ पर्सन। रूल फॉर चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन आप जानते हैं 3 पर्सन। सामान्य वे में अगर परिभाषित करें तो यह याद करिए कि आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन। सामान्य परिभाषा यही है कि आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन। तो इसके लिए एक सामान्य सा फार्मूला आपको देते हैं, सन फार्मूला। सन फार्मूला का मतलब यस इज इक्वल टू सब्जेक्ट, ओ इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, एन इज इक्वल टू नाउन या नो चेंज।